मुझे लगता है कि भविष्य का जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो ईंट, पत्थर या सीमेंट से नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं, वो तो डेटा से बन रहा है। राइट। और मजे की बात यह है कि इस नए डिजिटल नर्वस सिस्टम की शुरुआत हमारे और आपके घरों के बाहर लगे एक छोटे से बक्से से होती है। मेरा मतलब है बिजली के मीटर से। सही कहा, वो छोटा सा बॉक्स बहुत कुछ बदल रहा है पावर सेक्टर में। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा फोकस पूरी तरह से वेल्थ बिल्डिंग और जो लॉन्ग टर्म निवेश का नजरिया है ना, उस पर है। हम भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की गहराई में उतरने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास डेटा का पूरा जखीरा है, रिसर्च रिपोर्ट्स, इक्विटी एनालिसिस, सब कुछ। बिल्कुल, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम बाजार की दो सबसे प्रमुख कंपनियों की आमने सामने तुलना करेंगे, जेनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर। ठीक है, आइए इसे खोलकर देखते हैं। ये तुलना सच में समय की मांग है। मतलब जो बदलाव इस वक्त पावर सेक्टर में हो रहा है ना, वो ऐतिहासिक है। जो सरकारी स्कीम आई है, राइट? बिल्कुल, भारत सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसे RDSS कहा जाता है। हाँ। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण योजना नहीं है। इसका टारगेट काफी बड़ा है ना? बहुत बड़ा। इसका लक्ष्य 2028 तक पूरे भारत में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाना है। 25 करोड़। वाओ, 25 करोड़ स्मार्ट मीटर। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसका सीधा सा कारण है भारत की बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स का भारी घाटा। मतलब बिजली चोरी होती है, बिलिंग में गड़बड़ियां होती हैं। राइट, जिसे तकनीकी भाषा में AT&C लॉस कहते हैं। एकदम सही। और स्मार्ट मीटर इसी समस्या की जड़ पर वार करता है। ये मीटर डेटा सीधे सर्वर पर भेजता है और अगर कोई बिल नहीं भरता तो रिमोट से ही बिजली काटी जा सकती है। तो निवेशकों के नजरिए से देखें तो ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। डेटा बताता है कि 2023 से 2031 के बीच ये जो भारतीय स्मार्ट मीटर बाजार है, ये 34.5% के विशाल CAGR से बढ़ने वाला है। हाँ, और किसी पूरी इंडस्ट्री का लगातार 8-9 सालों तक इस रेट से बढ़ना बहुत ही दुर्लभ होता है। बिल्कुल, ये कंपनियों के लिए अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को आसमान पर ले जाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। तो चलिए इस मौके को भुनाने के लिए जो दो सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, जीनस पावर और HPL इलेक्ट्रिक, उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। इन दोनों के काम करने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं और यही विरोधाभास इस एनालिसिस को इतना दिलचस्प बनाता है। हाँ, इसे समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जीनस पावर एक विशेषज्ञ सर्जन की तरह है। एक विशेषज्ञ सर्जन? मतलब एक ऐसा हार्ट सर्जन जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की सर्जरी पर है, यानी मीटरिंग सॉल्यूशंस। वे इसी के उस्ताद हैं। अच्छा, और HPL इलेक्ट्रिक? दूसरी तरफ HPL इलेक्ट्रिक एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तरह है। उनके पास सिर्फ एक वार्ड नहीं है, बल्कि विविध उत्पादों का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ये तुलना काफी सटीक है ना? एक विशेषज्ञ सर्जन एक ही ऑपरेशन के लिए बहुत भारी फीस ले सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से उस खास बीमारी के मरीज आना बंद हो जाएं या ऑपरेशन थिएटर में कोई जरूरी उपकरण न मिले तो उसकी आमदनी पूरी तरह से रुक सकती है। राइट। वहीं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अगर एक वार्ड खाली भी हो तो दूसरे वार्ड जैसे कि ऑर्थोपीडिक या पीडियाट्रिक्स से पैसा आता रहता है। ये एनालॉजी उनके वित्तीय आंकड़ों पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हम इस विशेषज्ञ सर्जन यानी जेनस पावर की बात करें तो स्मार्ट मीटर बाजार में उनकी हिस्सेदारी 70% है। 70%? ये तो लगभग मोनोपोली हो गई। बिल्कुल। और जो पारंपरिक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं उनमें भी ये 27% है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मार्केट कैप में भी ये साफ दिखता है। जेनस का मार्केट कैप कितना है अभी? जेनस का मार्केट कैप लगभग 64 से 71 बिलियन रुपए, यानी 6400 से 7100 करोड़ रुपए के बीच झूलता है। और अगर हम उस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल यानी HPL इलेक्ट्रिक से इसकी तुलना करें तो HPL का मार्केट कैप 18 से 20 बिलियन रुपए या करीब 1800 से 2000 करोड़ रुपए। मतलब आकार के मामले में जेनस 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन असली कहानी तो उनके ऑर्डर बुक में है ना, जो भविष्य की कमाई का सबसे बड़ा संकेत होता है। बिल्कुल सही। ऑर्डर बुक का मतलब है कि कंपनियों के पास आज की तारीख में भविष्य के लिए कितने रुपए का पक्का काम मौजूद है। HPL के पास 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जिसमें से शायद 80-82% हिस्सा मीटर और उससे जुड़े सिस्टम का है। राइट। हाँ, 82%। अब दिल थामकर सुनिए, इसके विपरीत जेनिस का ऑर्डर बुक एक विशालकाय 25,000 से 28,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है।
वेट क्या, 28,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक? हाँ, जरा सोचिए, जिस कंपनी का कुल मूल्य ही 7,000 करोड़ है, उसके हाथ में 28,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। ये अंतर इतना बड़ा है कि ये दोनों कंपनियों की भविष्य की उड़ान को पूरी तरह से अलग दिशा दे देता है। ये आंकड़ा तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और हाल ही में जेनिस ने RDSS योजना के तहत 9 अलग-अलग राज्यों में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी पार कर लिया है। हाँ, और वैश्विक स्तर पर भी वे 2.6 करोड़ मीटर स्थापित कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। कागजों पर 28,000 करोड़ के ऑर्डर्स होना एक बात है, लेकिन उन्हें असल में बनाकर लगाना बिल्कुल अलग बात। आप सप्लाई चेन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। क्या सप्लाई चेन की दिक्कतें इस रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा सकती? क्योंकि हमें याद है कि कुछ समय पहले जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हुई थी, तब जेनिस की रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। हाँ, वो लगभग -5.1% की गिरावट थी। राइट। तो जब स्मार्ट मीटर का दिमाग यानी चिप ही नहीं मिलेगा, तो ये 28,000 करोड़ के मीटर बनेंगे कैसे? ये तो वही बात हुई कि सर्जन के पास मरीजों की लाइन लगी है, लेकिन सर्जरी करने के लिए औजार ही नहीं है। ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है। एक एनालिस्ट के तौर पर हम इस तरह के सप्लाई चेन के जोखिमों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या ये रिस्क अभी भी है? देखिए, जब दुनिया में सेमीकंडक्टर का अकाल पड़ा था, तब जेनिस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बुरी तरह गिर गई थी। उनके कारखाने पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पा रहे थे। उसका असर मुनाफे पर तो पड़ा ही होगा। बहुत बुरा असर पड़ा था। उनका EBITDA यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले की असली कमाई पिछले 5 सालों में 6.9% की दर से नीचे गिरा था। ओह, वो काफी बड़ा ड्रॉप है। लेकिन अगर हम आज के डेटा का गहराई से विश्लेषण करें, तो तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। तो क्या उन्होंने इस चिप संकट का कोई पक्का समाधान निकाल लिया है? जी हाँ, सप्लाई चेन में अब काफी सुधार हुआ है और कंपनी ने बहुत ही आक्रामक वापसी की है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2024-25 जैसे FY25 कहते हैं, उसके आंकड़ों को डिकोड करें, तो रेवेन्यू कितना रहा? कुल आय उछलकर 1847 करोड़ रुपए हो गई है और उनका EBITDA बढ़कर 470 करोड़ रुपए हो गया है। वाह। और शुद्ध मुनाफा, जो सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है, PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 298 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के इतिहास में ये पहली बार है जब उन्होंने 300 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के स्तर को लगभग छू लिया है। मतलब चिप्स की कमी वाला बुरा दौर अब पीछे छूट चुका है। बिल्कुल, ये आंकड़े यही बताते हैं। चलिए मान लिया कि चिप्स अब मिल रहे हैं और कारखाने चल रहे हैं, लेकिन 28,000 करोड़ के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सिर्फ चिप्स नहीं, बहुत भारी मात्रा में पैसों की भी जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पैसों की, खास तौर पर तब जब जेनिस सिर्फ मीटर बेच नहीं रहा है, बल्कि AMISP यानी एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहा है। यहाँ मैं DB फुट मॉडल के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, DB फुट बहुत क्रिटिकल है यहाँ। जहाँ तक मेरी समझ है, DB फुट का मतलब है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर। मतलब कंपनी खुद मीटर डिजाइन करेगी, खुद बनाएगी, अपने पैसों से लगाएगी, उसे चलाएगी और सालों बाद सरकार को सौंपेगी। राइट। तो इसमें तो जेनिस को अपनी जेब से बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और सरकार से पैसा धीरे धीरे किश्तों में वापस आएगा। क्या ये कर्ज और पूंजी का भारी दबाव कंपनी की कमर नहीं तोड़ देगा? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ये DB फुट मॉडल असल में एक टोल प्लाजा की तरह काम करता है। टोल प्लाजा कैसे? जैसे आप पहले अपनी लागत से सड़क बनाते हैं और फिर अगले 10 सालों तक गुजरने वाली हर गाड़ी से टोल वसूलते हैं। स्मार्ट मीटरिंग में भी कंपनी मीटर लगाती है और डिस्कॉम उन्हें प्रति मीटर प्रति माह के हिसाब से एक तय रकम चुकाती है। मतलब शुरुआत में बहुत भारी पूंजी यानी कैपेक्स लगता है। बिल्कुल, लेकिन जेनिस ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के साथ एक बहुत बड़ी साझेदारी की है। GIC के साथ कितने की पार्टनरशिप है ये? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की। 16,000 करोड़ रुपए की फंडिंग, ये तो उनके पूरे मार्केट कैप से भी 2 गुनी है। बिल्कुल। इस निवेश प्लेटफॉर्म में GIC की 74% हिस्सेदारी है और जेनिस की 26%। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जेनिस को अब DB फुट परियोजनाओं के लिए पूंजी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। GIC जैसी दुनिया की सबसे बड़ी निवेश संस्थाओं में से एक का पैसा उनके पीछे खड़ा है। ये फंड सीधे तौर पर उस 28,000 करोड़ के ऑर्डर बुक को हकीकत में बदलने का ईंधन है। ये तो सच में गेम चेंजर है।
और रिसर्च करते हुए मुझे एक और बात ने बहुत चौंकाया। हम बार बार जेनिस को एक हार्डवेयर या मीटर बनाने वाली कंपनी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका तकनीकी विस्तार उन्हें एक सॉफ्टवेयर और डेटा कंपनी बना रहा है। हाँ, ये ट्रांजिशन बहुत दिलचस्प है। वे अब AI, IoT और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जैसे HS और MTMS, उनका काम बहुत ही एडवांस है। ये सिर्फ आंकड़े जमा नहीं करते, बल्कि बिजली की चोरी पकड़ते हैं। क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकती हैं? ये सिस्टम काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर से एक मोहल्ले में 100 यूनिट बिजली भेजी गई। पहले क्या होता था कि डिस्कॉम को पता ही नहीं चलता था कि वो बिजली कहाँ गई। राइट, बस बिलिंग के टाइम पर गैप दिखता था। एग्जैक्टली। लेकिन अब MDS सॉफ्टवेयर ट्रांसफार्मर के डेटा को उस मोहल्ले के सभी 50 घरों के स्मार्ट मीटर के डेटा से रियल टाइम में मैच करता है। रियल टाइम में? हाँ, और अगर घरों के मीटरों का कुल जोड़ सिर्फ 70 यूनिट आता है, तो AI तुरंत अलर्ट भेज देता है कि बाकी 30 यूनिट बिजली बीच में ही कहीं चोरी हो गई है, और वो सटीक लोकेशन भी बता देता है। ये तो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। ये डेटा एनालिटिक्स उन्हें सिर्फ एक बार मीटर बेचने वाली कंपनी से हटाकर एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या SaaS प्रदाता में बदल रहा है। और यही वो बिंदु है जहां एक निवेशक को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब कोई कंपनी हार्डवेयर से सर्विस मॉडल की ओर बढ़ती है, तो उसकी आय में एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि उन्हें हर महीने सब्सक्रिप्शन जैसा रेवेन्यू मिलता है। हाँ, उन्हें हर महीने सॉफ्टवेयर और ग्रिड मैनेजमेंट के लिए नियमित पैसे मिलते रहते हैं, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन को बहुत मजबूत बनाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने जेनिस कितनी सारी खूबियां देखी। 70% मार्केट शेयर, 28,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, GIC से 16,000 करोड़ की फंडिंग और AI जैसी तकनीक। कोई भी सोचेगा कि शेयर बाजार में इस कंपनी ने आग लगा दी होगी, लेकिन अगर हम पिछले 1 साल के स्टॉक मार्केट के रिटर्न पर नजर डालें, तो कहानी पूरी तरह से उल्टी नजर आती है। स्टॉक रिटर्न्स, हाँ, वो नंबर काफी चौंकाने वाले हैं। डेटा दिखाता है कि पिछले 1 साल में HPL इलेक्ट्रिक के स्टॉक ने 280.9% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इसी दौरान जेनिस का रिटर्न 163% रहा। 163% भी बहुत अच्छा है, लेकिन HPL ने तो उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया। वही तो, जब जेनिस सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रहा था, तब HPL ने शेयर बाजार में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा ली? इसका जवाब HPL के उसी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वाले मॉडल में छिपा है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। मतलब वो सिर्फ मीटर पर निर्भर नहीं थे। बिल्कुल। देखिए, जेनिस पूरी तरह से स्मार्ट मीटरों पर निर्भर था, जिनमें चिप्स लगते हैं। लेकिन HPL सिर्फ मीटर नहीं बनाता, वे मॉड्यूलर स्विच गियर, LED लाइटिंग, तार और केबल्स भी बनाते हैं। और तार या स्विच बोर्ड में तो कोई हाईटेक सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो तांबे और प्लास्टिक से बनते हैं। बस यही सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ। जब चिप्स की कमी के कारण मीटरों का उत्पादन ठप पड़ा था, तब HPL के बाकी वार्ड खुले थे और वहां से कमाई हो रही थी। अच्छा, और उनका नेटवर्क भी तो काफी बड़ा है ना? बहुत विशाल नेटवर्क है। पूरे भारत में उनके 900 से अधिक ऑथराइज्ड डीलर और 45,000 रिटेलर हैं। आप किसी भी छोटे शहर की हार्डवेयर या इलेक्ट्रिक दुकान पर चले जाएं, आपको HPL का कोई ना कोई उत्पाद मिल ही जाएगा। और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं शायद? हाँ, वे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 42 देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। ये जो जियोग्राफिकल और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, ये उन्हें गजब की स्थिरता प्रदान करता है। तो इसका मतलब है कि जब जेनिस संघर्ष कर रहा था, तब HPL के तार, केबल और लाइटें उनके रेवेन्यू को बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जिस दौर में जेनिस की आय घट रही थी, उसी दौर में HPL का रेवेन्यू 1.7% की CAGR से बढ़ रहा था और उनका EBITDA 3.3% की दर से बढ़ा। विपरीत हालात में भी ग्रोथ है। और सबसे खास बात ये रही कि HPL ने कच्चे माल की लागत को कम करके अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का विस्तार किया। निवेशकों को यह स्थिरता और मुनाफा कमाने की क्षमता बहुत पसंद आई। तो इन सब का क्या मतलब है? एक निवेशक या बाजार विश्लेषक के तौर पर जब हम इन दोनों कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य यानी फाइनेंशियल मैट्रिक्स की एकदम आमने सामने तुलना करते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? चलिए फाइनेंशियल देखते हैं। सबसे पहले कर्ज की बात करते हैं। मार्च 2023 तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके मुताबिक जेनिस एक पूरी तरह से कर्ज मुक्त या डेट फ्री कंपनी है। ये हमेशा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। हाँ, और इसके साथ ही वे निवेशकों को बेहतर डिविडेंड भी देते हैं। उनका डिविडेंड यील्ड 0.9% है।
हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि वे भविष्य में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं, जो कि उनके कैपेक्स के लिए जरूरी है। और HPL का क्या हाल है? दूसरी ओर HPL का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 पर है। ये बहुत ही मामूली कर्ज है और पूरी तरह से नियंत्रण में है, और उनके पास फिलहाल कर्ज लेकर किए जाने वाले किसी बड़े कैपेक्स की कोई योजना नहीं है। मतलब कर्ज की स्थिति दोनों की ही मजबूत है। लेकिन यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि दोनों कंपनियों की कार्यकुशलता और वैल्यूएशन में जमीन आसमान का अंतर है। कार्यकुशलता से आपका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE से है? बिल्कुल। सरल शब्दों में ROE का मतलब है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा रही है। इस मोर्चे पर जेनिस काफी आगे है। जेनिस का ROE कितना है? जेनिस का 5 साल का औसत ROE 6.4% रहा है, जबकि HPL का सिर्फ 2.7%। इसका मतलब है कि जेनिस कैपिटल का इस्तेमाल करने में ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन जैसे ही हम वैल्यूएशन की तरफ मुड़ते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है, और शायद यही HPL के स्टॉक के 280% भागने का असली कारण है। क्या हम इस वैल्यूएशन के गणित को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? जरूर। इसे समझने के लिए हमें PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखना होगा। ये बताता है कि निवेशक कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए आज कितने रुपए देने को तैयार हैं। और यहाँ एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम जो भी डेटा रख रहे हैं वो निष्पक्ष एनालिसिस के लिए है। ये किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उपलब्ध डेटा के अनुसार जेनिस का PE रेशियो 107.7 है। 107? हाँ, इसका मतलब है कि लोग जेनिस की 1 रुपए की कमाई के लिए 107 रुपए देने को तैयार हैं। ये बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही उनका PB यानी प्राइस टू बुक रेशियो 4 है। उद्योग के औसत की तुलना में ये काफी हाई है। इसका मतलब बाजार ने जेनिस की भविष्य की सफलता यानी उन 28,000 करोड़ के ऑर्डर्स को आज ही स्टॉक की कीमत में फैक्टर इन कर लिया है। एकदम सही। तकनीकी भाषा में कहें तो स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है, जहां जोखिम बढ़ जाता है। और HPL के मामले में ये गणित कैसा दिखता है? दूसरी तरफ HPL का PE रेशियो 45.2 45.2x और PB रेशियो 2.4x है। जेनिस के 107 के मुकाबले 45 का PE बहुत ही उचित लगता है। ये HPL को अपेक्षाकृत अंडर वैल्यूड या सस्ता बनाता है। हाँ, शेयर बाजार हमेशा भविष्य देखता है, लेकिन वो वैल्यू भी तलाशता है। निवेशकों ने देखा कि HPL के पास एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्थिर व्यापार है, और सबसे बड़ी बात, शेयर की कीमत में अभी भी ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश थी, क्योंकि ये जेनिस जितना महंगा नहीं हुआ था। एग्जैक्टली। यही कारण है कि वैल्यू निवेशकों ने HPL की तरफ रुख किया और स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया। ये एक बहुत ही स्पष्ट और संतुलित एनालिसिस है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो हमारे पास दो बहुत ही अलग तरह के विकल्प हैं। दो अलग-अलग फिलॉसफी। एक तरफ हमारे पास जेनिस है, जो एक बेताज बादशाह है। 70% मार्केट शेयर, 28,000 करोड़ का विशाल ऑर्डर बुक, GIC का 16,000 करोड़ का बैकिंग और AI संचालित ग्रिड मैनेजमेंट। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हाई वैल्यूएशन है। और दूसरी तरफ हमारे पास HPL है, जो एक टिकाऊ और डाइवर्सिफाइड खिलाड़ी है। भले ही उनका ऑर्डर बुक सिर्फ 1500 करोड़ का हो, लेकिन उनके पास 45,000 रिटेलरों की फौज है, 42 देशों में एक्सपोर्ट है, और उनका वैल्यूएशन तुलनात्मक रूप से काफी आकर्षक है। बिल्कुल। अगर हम लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये बाजार कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। RDSS स्कीम के तहत देश को 31 से 32 करोड़ स्मार्ट मीटरों की आवश्यकता है। और डेटा बताता है कि अब तक सिर्फ 15.6 करोड़ मीटरों के ही टेंडर निकले हैं। मतलब अभी भी आधा बाजार पूरी तरह से खाली पड़ा है। बाजार का आकार इतना विशाल है कि ये दोनों ही कंपनियां अपने अपने मजबूत मॉडल्स के साथ एक साथ बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ एक बार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि भारत के ऊर्जा वितरण को जड़ से बदलने का एक दशक लंबा मेगा ट्रेंड है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक दशक लंबा मेगा ट्रेंड है। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार उत्तेजक बिंदु पर बात करना चाहता हूँ जो डेटा के भीतर छिपा है, लेकिन जिस पर ज्यादातर एनालिस्ट्स का ध्यान नहीं जाता। अच्छा, वो क्या है? हमने अब तक सिर्फ स्मार्ट बिजली मीटरों की बात की है, लेकिन खेल अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। जेनस अब आक्रामक रूप से स्मार्ट गैस मीटर और अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।
ओहो, गैस और वाटर मीटर भी। हाँ, सरकार का लक्ष्य 2030 तक हमारी इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करना है। शहरों में पाइपलाइन वाली गैस तेजी से पहुंच रही है, जिसके लिए लाखों स्मार्ट गैस मीटरों की जरूरत होगी। और पानी की कमी को देखते हुए स्मार्ट वाटर मीटर्स भी जरूरी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। रुकिए, ये तो सच में एक पूरी तरह से नया आयाम है। मतलब बिजली, गैस और पानी, हर चीज के लिए एक स्मार्ट मीटर। जी हाँ, और अब जरा सोचिए, जब ये कंपनियां सिर्फ हमारी बिजली ही नहीं बल्कि हमारे घरों में पानी की हर एक बूंद और गैस के हर एक कण का डिजिटल डेटा मापने लगेंगी, तो क्या वो सिर्फ हार्डवेयर या उपकरण बनाने वाली कंपनियां रह जाएंगी? नहीं, वो तो डेटा कंपनियां बन जाएंगी। एग्जैक्टली। क्या वे हमारे दैनिक जीवन की एनालिटिक्स को नियंत्रित करने वाले विशाल डेटा मोनोपोली नहीं बन जाएंगी? उनके सर्वर पर यह डेटा होगा कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं, गीजर कब चलाते हैं, एसी का तापमान क्या रखते हैं और रात का खाना कब पकाते हैं। बाप रे, ये तो प्राइवेसी और डेटा एनालिटिक्स का एक अलग ही लेवल है। हाँ, ये डेटा एनालिटिक्स का बाजार उनके मीटर बेचने वाले बाजार से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। स्मार्ट मीटर की ये क्रांति तो सिर्फ एक जरिया है, असली खेल तो उस डेटा का है जो ये मीटर हर सेकंड सर्वर पर भेज रहे हैं। क्या बात है, ये विचार सच में पूरा नजरिया ही बदल देता है। असली खेल डेटा का है। हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि बुनियादी ढांचा अब कंक्रीट से नहीं, डेटा से बन रहा है, और अब हम देख सकते हैं कि यह बात कितनी सच है। बिल्कुल। ये कंपनियां सिर्फ हमारे ग्रिड को स्मार्ट नहीं बना रही हैं, वे हमारे जीवन के हर पहलू को डिजिटाइज कर रही हैं। ये सिर्फ निवेश का अवसर नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की एक झलक है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डेटा मोनोपोली, स्मार्ट ग्रिड के भविष्य और इन कंपनियों के विकास पर खुद भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विषय जितना गहरा है, निवेश के नजरिए से उतना ही रोमांचक भी। पढ़ते रहें, सीखते रहें।